हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आदर्श पांडे। मैं आपको आज नकल जॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में टेम्परेरी जॉइंट का जो फर्स्ट पार्ट था क्वार्टर जॉइंट, उसके बारे में अच्छे तरीके से बता दिया है। अब टेम्परेरी जॉइंट का जो दूसरा पार्ट है वो नकल जॉइंट है। तो नकल जॉइंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो आपको फिगर दिख रहा है ये नकल जॉइंट का फिगर है। नकल जॉइंट में जो एक छड़ है उसमें एक आई निकली होती है, एक आंख निकली होती है, और जो दूसरा अगला छड़ होता है उसमें दो आंखें निकली होती हैं। ठीक है। तो दोनों छड़ों को एक दूसरे के सामने लाने के बाद, एक दूसरे के नीचे लाने के बाद एक नकल पिन की मदद से इसको जोड़ दिया जाता है। ये बीच में इंसर्ट है, ये नकल पिन है। नकल पिन का ये कॉलर है, इसके अंदर में ये नकल पिन इंसर्ट है। ठीक। नीचे की तरफ कॉलर को लगा के इसमें टेपर्ड पिन की मदद से इसको फिक्स कर दिया जाता है। ये नकल जॉइंट का डायग्राम है। नकल जॉइंट, इस जोड़ का प्रयोग इस जोड़ का प्रयोग ऐसी दो साँपों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिस पर तनाव बल लगता हो। मतलब ऐसी दो साँप को इस पे जोड़ने में प्रयोग किया जाएगा जिसपे सिर्फ और सिर्फ तनाव बल लगता हो। यह दो छड़ों के मध्य लचीला जोड़ बनाए रखता है तथा इस जोड़ में कुछ सीमा तक कोड़ी विस्थापन संभव होता है। कोड़ी विस्थापन को बोलते हैं अबाउट द एक्सिस ऑफ द नकल जॉइंट। ठीक है। और लाभ, इसके लाभ क्या क्या हैं? इसके निम्न तीन लाभ हैं। पहला जो इसका लाभ है नकल जॉइंट का वो ये है कि नकल जोड़ की डिजाइन सरल होने के कारण इसका विनिर्माण जो होता है बहुत आसान होता है। इसका जो दूसरा लाभ है वो ये है कि नकल जोड़ कर्मकारी दिशाओं में विश्वसनीय होते हैं। ठीक। जो इसका तीसरा लाभ है वो ये है कि नकल जोड़ क्या को आसानी से असेंबल और डिसअसेंबल किया जा सकता है। मतलब इसको आप आसानी से इस जोड़ को बना सकते हैं और आसानी से इस जोड़ को स्प्लिट करके अलग अलग कर सकते हैं। ये तो थे आपके एडवांटेज ऑफ नकल जॉइंट। अब आगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मतलब होता है कि अलाव। अब इसके अलाव क्या क्या है? ठीक है। तो इसके अलाव जो है वो इस जोड़ का जो प्रयोग है ऐसे स्थानों पर नहीं किया जा सकता है कि जहां पर सांप घूर्णन गति करती हो। मतलब जहां पे सांप जो है वो टॉर्क ट्रांसमिट करे या घूर्णन गति करे, वहां पे इस जॉइंट का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज या अलाव है। ठीक। अब उपयोग, इनका यूज कहाँ है, एप्लीकेशन या यूजेस कहाँ कहाँ पे है नकल जॉइंट का? तो पहला जो यूज है वो भाप इंजन में उत्केंद्रक दंड और वाल्व दंड को जोड़ने में किया जाता है। इसका दूसरा एप्लीकेशन है वो है ब्रिज संचारण में तनाव लिंकों को जोड़ने में किया जाता है। तो इसका तीसरा और दो मतलब सिंपल यूज है वो साइकिल की चेन की कड़ियों को जोड़ने में किया जाता है। और जो इसका जो चौथा एप्लीकेशन है वो ये है कि विभिन्न प्रकार के लीवरों में इनका प्रयोग किया जाता है। जो इसका पांचवा एप्लीकेशन है वो है ब्रेक मैकेनिज्म में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये नकल जॉइंट का ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। नकल जॉइंट का क्रॉस सेक्शनल व्यू है जिसमें ये छड़ है, इस छड़ में दो आई निकले हुए हैं। ठीक। और बीच में एक अगला छड़ है जिसमें सिर्फ एक ही आई निकले हुए हैं। दोनों को बीच में जो इसमें एक आई निकले हुए हैं उस छड़ को बीच में लाया जाता है और ऊपर की तरफ से नकल पिन डाल दिया जाता है। नकल पिन के ऊपर कॉटर रहता है जो कि कॉटर नकल पिन को नीचे की तरफ नहीं जाने देता है और नीचे की तरफ से कॉलर को लगा के एक स्प्लिट पिन की मदद से इसको जोड़ दिया जाता है। यह है क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ नकल जॉइंट। इसका टॉप व्यू देखा जाए तो टॉप व्यू में ये छड़ हो गई आपकी, ये दूसरी छड़ हो गई, और ये जो बीच में आपको जो जॉइंट मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। इसकी विभिन्न डायमेंशन दी गई हैं। इसका जो लेंथ है ये दिया गया है L2 से L1 से इसका यहाँ से और यहाँ तक का जो लेंथ है वो दिया गया है। तो ये हो गई क्रॉस सेक्शनल व्यू। आगे चलते हैं। क्रॉस सेक्शनल व्यू के बाद विभिन्न प्रकार के डायमेंशन दिए गए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब जब कभी भी आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो ये डायमेंशन आपको बहुत काम देंगे। ठीक। तो डायमेंशन में जो स्मॉल डी है उसको प्रत्येक छड़ का व्यास माना गया है। स्मॉल डी1 जो है वो नकल पिन का व्यास है। स्मॉल डी1 ये जो नकल पिन हेड का व्यास, हेड का भी व्यास है और नकल पिन का व्यास जो डी1 से डिनोट किया गया है। जो स्मॉल डी2 है वो चिमटे की आंख का बाह्य व्यास है और एक आंख वाली छड़ में आंख का भी व्यास है। वो जो कैपिटल डी है वो प्रत्येक छड़ के दोनों सिरों का बड़ा हुआ व्यास है। स्मॉल जो है वो एक आंख वाली छड़ में आंखों की मोटाई है। स्मॉल बी जो है वो चिमटे की आंख की मोटाई है। ठीक है।
और ये जो एफ टी है, एफ टी, एफ एस और एफ सी है। एफ टी मतलब अनुमेय तनाव प्रतिबल, मतलब कि आपका टेंसाइल स्ट्रेस, और एफ एस जो है आपका शियर स्ट्रेस मतलब अनुमेय कर्तन प्रतिबल, और एफ सी जो आपका अनुमेय संपीड़न प्रतिबल है, क्रशिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये तमाम डायमेंशन दिए गए हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। अब तनाव बल के प्रभाव में नकल जोड़ के विभिन्न अंग निम्न प्रकार असफल हो सकते हैं। ये हो सकता है आपका पावर ट्रांसमिट करते समय जो भी मतलब कि जो भी जॉइंट पे अगर लोड पड़ेगा तो निम्न प्रकार से वो असफल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस जॉइंट का निम्न 8 असफलता है। तो बारी बारी से हम प्रत्येक असफलता को देखते चलते हैं और समझते चलते हैं। जो पहला असफलता है वो ये है कि छड़ों का तनाव में असफल होना। जो जो दोनों तरफ जो छड़ थे हमारे, वो तनाव में हो सकता है कि असफल हो सकते हैं। जैसे ये जो फिगर है, इसमें जो दोनों साइड की छड़ है, दोनों साइड की छड़ है, हो सकता है कि तनाव में असफल हो जाए। ठीक है, तो इनका जो असफलता होगा वो छड़ का तनाव सहने वाला जो क्षेत्रफल होगा वो ये होगा I/4d², क्योंकि वो जो छड़ होता है वो मतलब सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो सर्कल अगर जब ब्रेक करेंगे, छड़ को तोड़ेंगे, तो जो एरिया जिसमें से टूटेगी वो π/4d² होगा। ठीक, अब अतः छड़ की तनाव सामर्थ्य जो होगी, जो छड़ का तनाव सामर्थ्य होगा वो जो छड़ का तनाव सामर्थ्य होगा वो होगा P = π/4d² होगा। ठीक है, ठीक। जो दूसरा असफलता है वो ये है कि एक आंख सिरा छड़ की आंख का तनाव में असफल होना। तो जो आंख का तनाव सहने वाला क्षेत्रफल होगा वो होगा हमारा d2 - d1 × a। जो छड़ है हमारा, वो जो एक आंख वाली जो छड़ थी वो इस प्रकार टूटेगी, वो इस प्रकार शियर करेगी कि जो एरिया इनका होगा, शियरिंग एरिया, वो ये होगा। ठीक है, और अतः आंख की तनाव सामर्थ्य जो होगी, आंख की जो तनाव सामर्थ्य है वो ये होगा P = d2 - d1 × a × ft। फिगर में आपको अच्छी तरह ढंग से समझा दिया गया है, फिगर की मदद से अच्छे ढंग से समझ सकते हैं क्या एरिया कैसे निकाला गया है। ठीक, अब जो तीसरा हमारा फेलियर है, तीसरा जो असफलता है वो ये है कि योक अथवा फार्क का तनाव में असफल होना। योक की एक आंख द्वारा तनाव सहने वाला जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा होगा d2 - d1 × b। ठीक है, योग का तनाव सहने वाला जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा होगा वो 2 × d2 - d1 × b होगा। अतः योग की तनाव सामर्थ्य जो होगी वो P = 2 × d2 - d1 × b × ft होगी। ये तीसरा हमारा असफलता है। तीसरा असफलता में योग की तनाव सहने वाले जो सामर्थ्य है वो P = 2 × d2 - d1 × b × ft से डिनोट किया गया है। ठीक है, चौथा जो हमारा असफलता है वो नकल पिन का कर्तन में असफल होना। नकल पिन, ये नकल पिन है, ये नकल पिन था। अब भाई जब आई लगी हुई है, जो ऊपर की आंख है, जो ऊपर की आंख है, ये नीचे की आई लगी हुई है, तो ये दोनों जब सीयर्ड ऑफ होंगे तो बीच से इसको सीयर्ड कर देंगे। जब सीयर्ड करेंगे तो ये इस फॉर्म में दिखेगा आपको। सीयरिंग होने के बाद ये इस फॉर्म में हो जाएगी, ये इस फॉर्म में हो जाएगी। तो दो प्लेन से सीयरिंग हो रहा है, दो प्लेन से जो हमारा जो पिन था वो टूट गया। तो जो दो दो जगह से टूटा, तो इसका जो सीयरिंग एरिया होगा वो डबल होगा, जाहिर सी बात है डबल होगा। तो नकल पिन का दोहरा कर्तन होगा, अतः पिन का जो कर्तन सहने वाला क्षेत्रफल होगा वो 2 × π/4 d1 का स्क्वायर होगा। क्योंकि जो d1 है वो हमारे नकल पिन का व्यास है, नकल पिन का व्यास है हमारा। ठीक है, तो दोहरा सब मतलब दोहरा होगा, वो दोहरा सफलता होगी। अतः नकल पिन की कर्तन सामर्थ्य जो होगी वो P = 2 × π/4 × d1 के स्क्वायर × fs होगी। आप जानते हैं कि जो स्ट्रेस होती है वो इक्वल टू P/A होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P = स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है,
तो P जो होगा हमारा वही होगा हमारा सामर्थ्य। जो सामर्थ्य होता है वो स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। तो एरिया हमने निकाल दिया, जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला है, तो क्षेत्रफल कितना था हमारा 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी1 का स्क्वायर। जो एरिया था हमने एरिया लिख दिया, और स्ट्रेस ये जो सीयरिंग स्ट्रेस, क्योंकि सीयरिंग हुआ है यहाँ पे, जो सीयरिंग स्ट्रेस होता है वो एफएस होता है। तो यही हमारा सामर्थ्य निकालने का यही मतलब वे है, यही तरीका है। ये नकल पिन का फ्री बॉडी डायग्राम है। ये रॉड है, रॉड में 2 आई निकले हुए हैं। ये अगला रॉड, इसमें एक ही आई निकली हुई है। ये आई को आपको काट करके दिखाया गया है, आपको आई को काट के दिखाया गया है। और ये बीच में नकल पिन है, बीच में नकल पिन है, ठीक। ये डिसअसेंबल पार्ट है आपका नकल ज्वाइंट का, जिसमें ये डबल आई वाली जो छड़ है, और ये नीचे की तरफ, और ये नीचे की तरफ सिंगल आई वाली छड़ है। ये जो सिंगल आई वाली छड़ है ये इसके बीच में जाएगी। इसके बाद जो पिन है, पिन को इंसर्ट कर दिया जाएगा। इस तरफ से कॉलर को लगा दिया जाएगा, और कॉलर के बाद ही पिन को अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा, जिससे जो नकल पिन है आपको अच्छी तरीके से मिल सकेगा। जो पांचवा सफलता है वो एक आंख सिवा छड़ की आंख का कर्तन में असफल होना, कर्तन में असफल होना, ठीक है। तो आंख का दोहरा कर्तन होगा, इसलिए आंख का कर्तन में असफल होने वाला जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा होगा 2 इंटू डी टू माइनस डी वन अपॉन 2 इंटू ए। इसको सॉल्व करने पे डी टू माइनस डी वन इंटू ए आएगा। अतः आंख द्वारा सहा जा सकने वाला जो अधिकतम कर्तन सामर्थ्य होगा वो P इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। एरिया जो हमारा है वो डी टू माइनस डी वन इंटू ए इंटू एफ एस जो हमारा स्ट्रेस है, ठीक। अब चलते हैं अगले फेलियर पे। जो अगला फेलियर है हमारा वो है कि चिमटेदार सिरे का कर्तन में असफल होना। तो योग का कर्तन में असफल होने वाला जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा होगा 2 इंटू डी टू माइनस डी वन अपॉन 2 इंटू 2 अंडर ब्रैकेट इंटू बी। इसको सॉल्व करने में 2 इंटू डी टू माइनस डी वन इंटू बी आएगा। अतः योग का कर्तन सामर्थ्य जो होगा हमारा P इज इक्वल टू 2 इंटू डी टू माइनस डी वन इंटू बी इंटू एफ एस होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब जो हमारा सातवां फेलियर है, सातवां जो असफलता है वो ये है कि नकल पिन का आंख में संपीड़न या बियरिंग, या इसे क्रशिंग भी बोल सकते हैं, क्रशिंग में असफल होना। नकल पिन का आंख में संपीड़क या क्रशिंग में असफल होना। जब कोई बेलनाकार सतह पर इसकी परिधि पर बल कार्य करता है, ध्यान देना, इसकी परिधि पर बल कार्य करता है, तब प्रतिबल की गणना हेतु प्रक्षेपित क्षेत्रफल जो होगा वो जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो लिया जाता है। आंख वाले भाग में नकल पिन का प्रोजेक्टेड जो एरिया होगा, प्रोजेक्टेड जो एरिया होगा जो बेयरिंग प्रतिबल सहन करेगा, वो जो एरिया होगा वो ये होगा हमारा A इंटू D1, ठीक है। A जो ये लेंथ हो गई और D1 ये लेंथ हो गई, एक A इंटू D1 होगी। अतः नकल पिन एवं आंख के बीच संपीड़क सामर्थ्य जो होगा P इज इक्वल टू A इंटू D1 इंटू FC होगा। आठवां और सबसे लास्ट जो हमारा असफलता है वो नकल जोड़ का, वो ये है कि नकल पिन का योग में संपीड़क या बियरिंग में असफल होना। अब नकल पिन का बियरिंग में असफल होना है, ये नकल पिन का क्रशिंग में असफल होना। जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो होगा 2 इंटू बी इंटू डी वन होगा। अतः जो संपीड़क सामर्थ्य होगा वो होगा 2 इंटू बी इंटू डी वन इंटू एफ सी होगा, क्योंकि यहाँ क्रशिंग स्ट्रेस है इसलिए एफ सी। अब नकल जोड़ की मापों के मानक अनुपात, कुछ मानक अनुपात दिए गए हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये मानक अनुपात आपको जब भी आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगा इस मानक अनुपात का। अगला टॉपिक हमारा आता है कि डिजाइन प्रोसीडर फॉर नकल ज्वाइंट। नकल ज्वाइंट को डिजाइन करने के लिए क्या क्या प्रोसीडर हमें अपनाना पड़ेगा। तो नकल जोड़ की विभिन्न अंगों की माप ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया पद अपनाए जाते हैं। तो जो हमारा पहला है वो कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ईच रॉड बाय यूजिंग इक्वेशन। पहले हम रॉड के व्यास को नापेंगे। तो जो रॉड का व्यास होता है वो d इक्वल टू अंडर रूट 4p अपॉन पाई इंटू एफ टी होता है। इस तरीके से हम अपना व्यास निकाल सकते हैं। डिजाइन करने के लिए हमें मतलब हर एक डायमेंशन निकालना जरूरी है। हर एक डायमेंशन निकालेंगे तो डिजाइन आराम से हो जाएगी। तो नकल ज्वाइंट का डिजाइन का ही प्रोसीजर है। जो दूसरा है हमारा वो कैलकुलेट द इनलार्जमेंट डायमीटर ऑफ ईच रॉड। मतलब जो इनलार्जमेंट व्यास है
वो प्रत्येक रॉड का वो इंपेरिकल रिलेशनशिप से मदद से निकलेगा। कैपिटल D इक्वल टू 1.1 D। तीसरा जो है हमारा वो ये कि कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ए एंड बी बाय इंपेरिकल रिलेशनशिप। इंपेरिकल रिलेशनशिप की मदद से हम ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए इज इक्वल टू 1.25 डी, बी इज इक्वल टू 0.75 डी। ठीक है। जो फोर्थ है हमारा कैलकुलेट डायमीटर ऑफ पिन बाय शियर कंसीडरिंग यूजिंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को कंसीडर करके हम D1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। D1 इज इक्वल टू √2p अपॉन पाई इंटू एफ एस। पांचवें स्टेप में हम आउटसाइड डायमीटर ऑफ आई D2 को निकाल सकते हैं हम, और डायमीटर ऑफ द हेड। अब इंपेरिकल फार्मूले की रिलेशनशिप की मदद से हम D2 और ये DR का वैल्यू निकाल सकते हैं हम। D2 इज इक्वल टू 2D और DR और DH साथ है। DH इज इक्वल टू 1.5D। इस मदद से हम निकाल सकते हैं। जो अगला हमारा है वो चेक द टेंसाइल shear and crushing stresses in the eye by equation। जो तीनों आंख हैं उनमें शियरिंग, टेंसाइल और क्रशिंग इस तरीके से इस इंपेरिकल रिलेशनशिप की वजह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। और चेक द टेंसाइल, शियर एंड क्रशिंग स्ट्रेस इन द फोर्क। जो फोर्क है उसमें पहले आंख में निकाल लिया आप टेंसाइल, शियर और क्रशिंग स्ट्रेस। अब फोर्क में आप शियर, क्रशिंग और टेंसाइल जो स्ट्रेस है आप इस इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक। ये एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल की मदद से हम नक्कल ज्वाइंट को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ये न्यूमेरिकल है। आप न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपांड करके बताता हूं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीनशॉट लेके इसको खुद ही समझ लें। ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है जिसका यहाँ से सॉल्यूशन दिया गया है। तो आप 1 बाय 1 करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे ढंग से समझ सकते हैं। मैंने इसमें सब कुछ ढंग से लिख दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। इस न्यूमेरिकल की मदद से मैंने आपको नक्कल ज्वाइंट का पूरा पार्ट समझाने का कोशिश किया है। ठीक है। योग में जो प्रतिबल है उनका जांच करने पे ये निकल के आए हैं। इनको भी आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। सो मैं आशा करता हूं कि आपको नक्कल ज्वाइंट अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और जो कुछ भी समझ में इसमें नहीं आया है आपको नक्कल ज्वाइंट में, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।